कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर में से बच्चों? हेलो, सिया जी यार अपना माइक अनम्यूट कर प्लीज। मेरी आवाज ठीक आ रही है सिया जी यार? मेरी बात सुनिए, आप सब गौर से सुनिए। पार्टिसिपेंट पे क्लिक कीजिए, आपको लिस्ट नजर आएगी पार्टिसिपेंट्स की। सबने कर लिया? उसके नीचे नॉन वर्बल कम्युनिकेगा। मैं बताऊँ सर? जी बेटा। सर आपने बताया था कि सन कास्ट वो होती है कि जैसे हम कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उस पे जो हम कास्ट लगाते हैं, तो अगर तो वो बिजनेस हमारा फ्लॉप हो जाता है तो वो हमारी जो सारी कास्ट उसके ऊपर लगाई थी वो तो डूब गई ना, तो वो कास्ट जो सन आपकी कास्ट है। एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है। डेफिनेशन कौन बताएगा? जी जी अबू बकर बताइए। आप बेटा बोल के माइक बंद कर लिया करें। जी बेटा अबू बकर बताइए। अबू बकर। Sir, a cost that is beyond recovery at the moment a decision must be made. कमाल का रटा लगाया हुआ है। Sir. दोबारा बोलो और जरा माइक से थोड़ा सा दूर होकर बोलो, बच्चों को समझ नहीं है। Sir, a cost that is beyond recovery at the moment a decision must be made. समझ आइए बच्चों, भाई ने क्या कहा? ओके, ये हैंड वो डाउन कर लो cost है। बकर। बकर हाथ डाउन कर लो ना। जी Yes, sir. जी बच्चों, भाई भाई की बात समझ आई है? नो सर। ऐसी कॉस्ट, सारा बतूल आप अपना नाम चेंज करेंगी बेटा, फॉर्मेट पर लेके आएंगी, ब्रैकेट्स खत्म करें नाम में से। ऐसी कॉस्ट जो कि आप रिकवर नहीं कर पाते, वापस नहीं ले पाते जब आपका काम या चॉइस स्टार्ट हो जाती है। चॉइस कोई भी हो सकती है, काम कोई भी हो सकता है। डन। अब बिजनेस स्टार्ट होने वाली मैंने एग्जांपल दी थी, इसके अलावा मैंने आपको वो शैम्पू की एग्जांपल दी थी। अगर आपने शैम्पू की बोतल ली और वो शैम्पू नीचे गिर गया तो वो आपकी संक कॉस्ट है, आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया। ठीक है, इस स्लाइड में से कुछ पूछना है? अच्छा, ये स्लाइड हुई थी कि नहीं हुई थी? फिक्स्ड कॉस्ट का पता है क्या होता है? सर ये कॉल 3 नहीं हुई थी। ओके, मैं करवाता हूँ। संक कॉस्ट क्लियर है? इट इज अ फिक्स कॉस्ट। संक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है। आप सबसे पहले तो आप ये समझे ना कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। कोई बता सकता है? फिक्स का मतलब होता है जो कि पक्की पक्की लगनी है। ठीक है, ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स है ना, वो तो बदल ही नहीं सकती। और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं वर्ड। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि नाम से जाहिर करता है कि वो चेंज होती ही रहती है। वेरिएबल, वेरिएबल का लफ्जी मतलब भी यही है कि वो चेंज हो सकती है। फिक्स का मतलब कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। अब आपको पता है कि आप फिक्स कॉस्ट यूज आप लगाते हैं बहुत सारी जगहों पे, अपनी कॉस्ट जो लगाते हैं वो फिक्स कॉस्ट होती है। आपको एग्जांपल दे सकते हैं? जो दे सकता है वो हैंड रेज करे। जी फरवा।
और बहन जी बोल दें। जी जुनेद। सर अगर हम कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके अंदर जो हमारा मटेरियल लगना है, सीमेंट वगैरह, बजरी, रेत, ईंटें वगैरह सारी, इसे हम फिक्स्ड कास्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने लगानी है। मेरी बात सुन, अगर मैं एक फ्लोर बनाऊंगा, एक मिनट बेटा, अब ये जुनेद के जवाब बात का जवाब दें। अगर मैं एक एक फ्लोर बनाऊंगा तो मैं एक फ्लोर का ही बजरी रेत सीमेंट लगाऊंगा। अगर मैं दो फ्लोर बनाऊंगा तो दो फ्लोर का बजरी रेत सीमेंट बनाऊंगा, तो कॉस्ट तो वेरी कर जाएगी ना। यस। ठीक है। फिक्स कॉस्ट ऐसी यस। कॉस्ट होती है जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने पर इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, ये नंबर ऑफ आवर्स ठीक। यूज करने पर इंक्रीज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो नंबर ऑफ यूनिट मजीद प्रोड्यूस करने पर, एनहांस करने पर, इंक्रीज करने पर चेंज होती है। एक बिल्डिंग, एक फ्लोर और दो फ्लोर, ठीक है। एक फ्लोर बनाऊंगा तो बजरी रेत सीमेंट के प्राइस 10,000 रुपया, दो फ्लोर बनाऊंगा तो 20,000 रुपया बजरी रेत की। तो एक नया यूनिट प्रोड्यूस किया, बिल्डिंग का फ्लोर बनाया, तो कॉस्ट तो बदल गई ना, तो फिर ये तो वेरिएबल कॉस्ट हुई। सर ठीक उस है, बिल्डिंग के लिए जो जगह लेंगे शायद वो फिर फिक्स कॉस्ट में आ गई। तो उस बिल्डिंग की जगह होगी, दैट वुड बी द फिक्स कॉस्ट। यू आर राइट। अब उस बिल्डिंग के ऊपर मेरे पास अगर 10 मरले की जगह है, उसके ऊपर मैं 2 कमरे बनाऊं या 50 कमरे बनाऊं या 5 कमरे बनाऊं, 10 मरले पे 50 कहाँ बनेंगे। 2 कमरे बनाऊं या 5 कमरे बनाऊं, मुझे 10 मरले की जमीन के पैसे तो देने पड़ेंगे ना, वो तो चेंज नहीं ना होगी। अंडरस्टूड। आप घर में बर्तन लेके आते हैं, बर्तन, खाली बर्तन जो नए खरीद के लेके आते हैं, एक ही दफा खरीदते हैं ना। अब उस बर्तन में आप रोज कोई ना कोई नई हांडी पकाते हैं, नई हांडी पकाते हो तो उसकी कॉस्ट हांडी की कॉस्ट लगती है, सब्जी दाल रोटी जो भी आप बना रहे हो तो बर्तनों। क्या आप बर्तन जब भी यूज करते हो बार बार कीमत देते हो, जो बर्तन आपने खरीद लिए हैं? सर तो बर्तन जब भी यूज करते हो उसकी कीमत देते हो आप? नो सर। नहीं देते, क्योंकि एक दफा आप पैसे देकर बर्तन खरीद के लेके आ गए हो, अब आप उसको यूज करो या ना करो, पैसे तो चल लग गए ना आपके, कॉस्ट तो पड़ गई ना आपको। तो ये बर्तनों की जो खरीदने की चीज है वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। उसमें हांडी बनाने के लिए जो आप सब्जी तरकारी दालें गोश्त ये चीजें खरीदते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी आपके घर में सालन बनाने के लिए। एक और एग्जांपल सुने, ये एग्जांपल समझ आई बर्तनों वाली? ओके, आप सब यूनिवर्सिटी में क्लास में जाते हैं ना, सब जाते हैं। क्लास क्लास नहीं जाते कोई? क्लास में नहीं जाते थे पहले? नहीं, बंक करते थे पहले। मुसलमान है, मुसलमान बोला था ना बंक करते हैं पहले। अब बोल बेटा, भाग गया है यार, सलमान भाग गया है। ओके, तुम आउट ऑफ द वर्ड हो सलमान। नॉर्मल स्टूडेंट क्लास में जाते हैं, ज्यादा स्टूडेंट बंक करते हैं। अब आप जब क्लास में जाते हैं यूनिवर्सिटी को, क्लास एक क्लास को अरेंज करने में, क्लास बनाने में, वो जो आपकी कमरा है उसको बनाने में, उस पर बोर्ड लगाने में पैसे लगे। अब उसमें एक बच्चा आकर बैठे या 10 बच्चे आकर बैठे, ठीक है। चले आप एग्जांपल ले रहे हैं, जो बिल्डिंग बनी हुई है वो जो है क्लास जो बनी हुई है, उस पे उसको बनाने के लिए, एक क्लास को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग गई
वो हो गई फिक्स कॉस्ट। अब उसमें लेक्चर चालू करने के लिए जितने लेक्चर आप उस क्लास में लेंगे उतने टीचर्स को बुलाएंगे, और अगर एक लेक्चर लेंगे तो उस एक लेक्चर को के पैसे टीचर को देंगे, अगर 10 लेक्चर देंगे तो उन 10 लेक्चर टीचर को देंगे। अब जो क्लासरूम बना है दैट इज योर फिक्स कॉस्ट इन दिस एग्जांपल, और जो लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, जितने लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट टू द यूनिवर्सिटी है। अंडरस्टूड? सर लेकिन बच्चे ज्यादा आएंगे तो फिर क्या नाम लेते हैं, चेयर्स वगैरह ज्यादा रख, फिर वेरिएबल में नहीं चला जाएगा, आपको ज्यादा चेयर्स लानी पड़ेंगी। मैं नॉर्मल मतलब उसके अलावा। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हमारी एवरेज, मैं नॉर्मल एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज हमें पता है कि हम ओके। एवरेज ओके हमारी सर। सारी क्लासों में, आप गौर कीजिएगा, झूठ 50 बोल बच्चे रहा होते है। हैं। और ये जो बात आपने कही है कि अगर एक बच्चा होगा तो एक चेयर रखनी पड़ेगी, दो बच्चे होंगे तो दो चेयर रखनी पड़ेगी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस इस पर्सपेक्टिव से देखोगे आप तो जो आपकी बिल्डिंग, जो आपका कमरा है वो वही रहेगा। चेयर्स की कॉस्ट अगर सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में देखो तो चेयर जितने बच्चे होंगे उतने ही लेके आएंगे। उस केस में चेयर जो है खरीदने के लिए। लेकिन एक और बात बता रहा हूँ, जितने भी एसेट्स होते हैं ना, जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, वो सारे के सारे फिक्स कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, कोई सवाल? अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट is a cost which is incurred independently of the amount of wood produced। मैंने भी बोला ना, it does not matter, the fixed cost does not increase when the number of units produced increased। variable cost increase करती है when the number of units are produced। इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरी फैक्ट्री है, क्या बना रहा हूँ मैं बनाता हूँ स्टील के बर्तन बनाता हूँ। ठीक है, स्टील के बर्तन बनाने के लिए मुझे मशीनें चाहिए। मशीन आती है 10 लाख रुपए की। अब मैंने एक एक बर्तन बनाना है या 1000 बर्तन बनाने हैं, मुझे मशीन तो खरीदनी पड़ेगी ना। लाजमी तो नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा अगर लाजमी नहीं है? सर आवाज नहीं आ रही। सर शायद आपका माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही अब। मेरा माइक ऑफ नहीं है, मैं चुप हूँ। मैं इन हरकतों की वजह से जो क्लास कर रही है सिर्फ वो वाले लोग रख रहा हूँ जिनका नाम और रोल नंबर फॉर्मेट के मुताबिक है, बाकी सबको मैं दिखा रहा हूँ। गुड बाय। अंडरस्टूड? सायरा आउट। क्योंकि ये जो हरकतें बीच में हो रही हैं, आई डोंट गेट दिस। बिलावल आउट।
कामरान अली आउट। आप लोग एक बात सुन लीजिए मेरी, अगर आपकी ये बिहेवियर है ना, मैं माइक भी आपका पक्का पक्का बंद कर दूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता जाऊं और आई डोंट केयर अबाउट यू कि जी आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर आप सिर्फ चुप करके लेक्चर सुनना चाहते हैं, मैं बोलता रहा हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जवाब नहीं दे रहे आप लोग मुझे। अहमद, मैं तुम्हें तरीका बताया कैसे बोलना है। मैंने माइक अनम्यूट सिर्फ सवाल करने के लिए खोला है। इस सवाल का जवाब जब मांगूंगा तब बोला है। ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड, अहमद आउट। इस कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो रिकवर करनी होती है, और जितने भी सारे के सारे आपके फिक्सेड होते हैं वो सारे के सारे फिक्स कॉस्ट में आती है। फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते हैं वो चेंज नहीं होती। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, व्हेन यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग यू हैव टू बाय अ मशीन टू प्रोड्यूस मटेरियल दैट थिंग। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसिंग बर्तन। अगर आप बर्तन बनाएंगे तो आपको मशीन चाहिए होगी। आपको मशीन 10 लाख रुपए की मिलती है, आप 10 लाख रुपये देकर मशीन ले आए हैं घर, या मशीन ले आए हैं अपने कारखाने में। जब हेलो जब आप लोग बर्तन बनाना शुरू करेंगे, अब चाहे आप 1 यूनिट बनाएं या आप 10 यूनिट बनाएं, 10 लाख रुपए तो बेटा लग गया, मशीन तो ले आए हो ना। अब वो जो 10 लाख रुपए है दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। अब आप 1 यूनिट बनाना है या 10 यूनिट बनाने हैं, उस 1 यूनिट के लिए जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, या उन 10 यूनिट के लिए जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। जितनी की जितनी सक कॉस्ट होती है वो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट होती है, और जितनी फिक्स कॉस्ट होती है वो सारी सक कॉस्ट नहीं होती। ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि आप अपने बेनिफिट्स में उनको एज एन एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते, वो सारी की सारी कहलाती हैं सक कॉस्ट। जी शाहजेब, the next slide is failure to think at the margin। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एक्स्ट्रा चीज। जी जुनेद, सर ये जो लिखा हुआ था कि आकाश आकाश सर ये लिखा हुआ था ऑल sunk costs आर फिक्स्ड बट नॉट ऑल फिक्स्ड costs आर sunk। सर इसकी कोई एग्जांपल दे दें। आइंदा जितने भी सवाल होंगे लेक्चर के आखिरी 10 मिनट में जवाब दूंगा, पीछे कोई सवाल नहीं, ठीक है?
बेटा जी जब आपने मशीन खरीदी है उससे आपने बनाना शुरू कर दिया है, अपना प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी हैं, तो उससे उस मशीन से आपने बेनिफिट लेना शुरू कर दिया है, तो वो कॉस्ट आपकी डूबी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मशीन खरीदी है और उससे कुछ बेनिफिट लिया ही नहीं है, मशीन से कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है और बिजनेस बंद हो गया है, ठप हो गया बिजनेस, या वो प्रोडक्ट की डिमांड बंद हो गई, आपने बनाया कुछ नहीं है, तो वो जो कॉस्ट होगी है तो वही कॉस्ट, सेम कॉस्ट, फिर वो आपके किस हेड में चली जाएगी, वो चली जाएगी सन कॉस्ट के हेड में। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज ऑलवेज समथिंग एक्स्ट्रा। अब आप पेपर पे मार्जिन भी लगाते हैं तो आप राइट और लेफ्ट साइड पे थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जगह छोड़ देते हैं। सो जब हम कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो क्योंकि हम कुछ पैसे ऑलरेडी लगा रहे होते हैं कोई ना कोई चॉइस लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मार्केट से कुछ खरीदने जाना है तो मैं मार्केट जाता हूँ लेने के लिए और कुछ खरीदता नहीं हूँ, जाता हूँ, जाने पर मेरी कॉस्ट लग रही है। अगर मैं कुछ नहीं लेके आता तो ये जो मेरी कॉस्ट जाने पर लग रही है दैट इज माई संक कॉस्ट, क्योंकि ये रिकवर नहीं हो सकती, जाना और आना जो किराया लग रहा है ये कभी रिकवर नहीं हो सकता। अगर आप अपने अपने पले से पैसे देके खाओ या फिर आप कोई दोस्त पैसे दें और आप खाओ तो क्या खाने में डिफरेंस होगा, या आपको जो है रेस्टोरेंट का ऑनर ही दावत दे देता है तो वो आपसे पैसे नहीं लेता, खाने में बेसिकली डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि जी खाने में डिफरेंस होता है, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग सेटिस्फाई नहीं होते फ्री चीज से जब तक वो किसी भी चीज के पैसे ना दे दें, क्योंकि उनको फ्री चीज जो मुफ्त में मिली होती है उसे तसल्ली नहीं होती कि ये सही होगी या गलत होगी। तो इसलिए जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं आपको कोई महंगी सस्ती करके देना शुरू कर दे तब भी आप डाउट में आ जाते हैं, दैट इज द बिहेवियर, दैट इज द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिस्ट। लेकिन जो इकोनॉमिक्स कहती है अगर आपको फ्री मिल रही है चीज और आपको पैसों से भी वही चीज मिल रही है तो एक्चुअली थ्योरेटिकली उसके बेनिफिट में दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड इज marginal cost. I told you in the last lecture marginal cost is the cost of producing one extra unit or additional unit of anything. Average cost जब आप बहुत प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बहुत सारी चॉइसेस ले रहे होते हैं उन सब पे आपको जितनी कॉस्ट आ रही होती है आप उस सबको जमा करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं तो वो बेटा जी आपकी एवरेज कॉस्ट बन जाती है। अगर मैं चार चीज़ें खरीदता हूँ एक की कॉस्ट मुझे आती है 4 रुपये, दूसरे की कॉस्ट आती है 10 रुपये, तीसरे की कॉस्ट आती है 5 रुपये और चौथे की कॉस्ट आती है 1 रुपया, तो टोटल बन गए 20 रुपए। आई स्पेंट 20 रुपीज टू बाय ऑल दोज 4 आइटम्स। अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालना चाहूँ 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज एवरेज कॉस्ट पर आइटम दैट आई परचेज एट दैट मोमेंट। Marginal benefit is the benefit of using or choosing one extra or additional unit of a particular thing or of an choice or of an activity। और एवरेज बेनिफिट जितने आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक से आपको किसी को 10 यूरोज बेनिफिट हो रहा है, किसी को 2 यूरोज बेनिफिट हो रहा है, किसी से 5 यूरोज बेनिफिट हो रहा है, आप क्या करते हैं आप इसको सम करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ चॉइसेस जो आपने ली होती हैं उन पर डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज बेनिफिट आ जाएगा। मार्जिनल एनालिसिस टेनिस टूर्नामेंट इन यूएई, ये एक एग्जांपल है आपकी किताब में। नंबर ऑफ टूर्नामेंट सबसे लेफ्ट कॉलम में लिखे हुए हैं, जितने भी आप टूर्नामेंट प्ले करेंगे वो बिल्कुल लेफ्ट कॉलम पे लिखे होंगे 0 1 2 3 5। 0 टूर्नामेंट खेलेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आएगी 0। एक टूर्नामेंट खेलेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आएगी $3। 2 टूर्नामेंट खेलेंगे मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम हुई है पर यूनिट ऑफ टूर्नामेंट।
एक खेलोगे 3 आएगी, 2 खेलोगे 7 आएगी, 3 खेलोगे $12 आएगी, 4 खेलोगे $20 आएगी, 5 खेलोगे $32 आएगी। If I want to calculate the marginal cost of each tournament, what I'll do, I'll minus the total cost of new number of tournaments minus total cost of old number of tournaments। ठीक है, अगर मुझे 0 यूनिट पे तो कोई मार्जिनल कॉस्ट निकलती नहीं ना, क्योंकि 0 से पीछे कुछ होता ही नहीं है। अगर मुझे एक टूर्नामेंट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टूर्नामेंट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 0 टूर्नामेंट, तो वो जवाब आएगा $3, 3 माइनस 0। अगर मुझे दूसरे टूर्नामेंट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टूर्नामेंट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टूर्नामेंट, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू आपको जवाब आएगा 4। ये लिखा हुआ आ रहा है के सामने। I explained the formula of marginal cost in the previous lectures। उसके बाद बेटा अगर आपको थर्ड टूर्नामेंट की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, जो जवाब देना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। शाहजेब जी बोले। -7। ये तो अब्दुल्ला का माइक म्यूट हो गया। जी अब्दुल्ला। सर 12 - 7 करेंगे, उससे 12 पिछली वाली टूर्नामेंट की हम उससे टोटल कॉस्ट, करंट न्यू टोटल कॉस्ट जो कि उस टूर्नामेंट को मिलाकर आई माइनस पिछले वाले टोटल कॉस्ट जो 3 की होगी माइनस तो टोटल कॉस्ट जो 2 की होगी। हाँ, तो वो आपकी किसकी मार्जिनल कॉस्ट आएगी, वो हमारे पास 3 की मार्जिन कॉस्ट आएगी थर्ड टूर्नामेंट की। इसी तरह अगर मुझे फिफ्थ टूर्नामेंट, ओके म्यूट योर माइक, अगर मुझे फिफ्थ टूर्नामेंट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो अभी किसी सीआर ने हाथ उठाया हुआ था, इसका जवाब दे भाई, क्या करेंगे। सर क्या कह रहे हैं आप, फिफ्थ टूर्नामेंट की बताऊं? आपको नहीं कह रहा, मैं सब सारी क्लास से पूछ रहा हूँ। ओके ओके। फिफ्थ टूर्नामेंट की सारी क्लास में से पारिस सर फिफ्थ की आएगी 4। फारिस जवाब दो बेटा। फारिस ने जवाब नहीं देना। हमजा। Total cost of fifth tournament minus total cost of fourth tournament. 32 minus 20. 32 minus 20, what is the answer? 12 is your answer, okay? तो इसका मतलब आप सबको मार्जिनल 12 कॉस्ट निकालनी आ गई। Yes sir. आप सबको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी आ गई है। अब एवरेज कॉस्ट अगर निकालनी है तो एवरेज का फार्मूला क्या हुआ, जितने टोटल टूर्नामेंट खेलेंगे उन सब की कॉस्ट को जमा करेंगे और नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स पे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 3 टूर्नामेंट खेलता हूँ तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, कौन जवाब देना चाहता है और कैसे आएगी। आपकी क्लास पार्टिसिपेशन इस तरह मैं कंसीडर कर रहा हूँ, याद रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हारून ने हाथ उठा, गायब हो गया। बख्तावर, सर हम जो मार्जिनल हमारे पास वैल्यूज निकली हैं 3, 4 एंड 5, हम 3 की कर रहे हैं, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 12 नहीं सॉरी 5, 4, 9 एंड 12। ठीक है सर, 12 आ जाएगा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। जवाब आपने ठीक निकाल लिया, तरीका भी आपका ठीक कंसीडर कर लेता हूँ, तो इतना टेंशन में पढ़ने की क्या जरूरत है। वो देखो 3 यूनिट की टोटल कॉस्ट गिवन है आपको 12, उससे लेफ्ट कॉलम में। जी जी सर वो लिखा हुआ है, नजर आ रहा है। जी जी सर वो मैं
वैसे ही मतलब करना चाह रहा हूँ टोटल ताकि कॉस्ट डिवाइडेड बाय, पता लग जाए। ओके, सो दिस इज अनदर मेथड। अगर आप हर यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करें और नंबर ऑफ उसके ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर आई थिंक। जो जवाब दे देता है फौरन साथ म्यूट किया करें। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बेटा ये आपको समझनी चाहिए। नॉर्मेटिव जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ ख्यालात पे बेस कर रही होती है और पॉजिटिव जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के पे बेस कर रही होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें आप कहते हो कि क्या हो सकता है, क्या प्रूव हो सकता है, जिसमें आप प्रूव चीजें ना कर सके हो, मतलब आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल हाउ पीपल शुड बिहेव, ठीक है। और पॉजिटिव अगर बात करूं, पॉजिटिवली ये स्टेटमेंट हाउ पीपल विल बिहेव, पॉजिटिव विल बिहेव का मतलब है यू आर एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसके बाद बता रहे हो कि ये वाला बंदा इस तरह बिहेव करेगा इस बात पर। और शुड बिहेव का मतलब होता है कि बंदों को अच्छे तमीज के साथ बिहेव करना चाहिए। जिस तरह नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपकी क्लास की एग्जांपल लेता हूँ, शुड बिहेव, जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी उसमें मैंने आप लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट न्यू स्टूडेंट्स हैं अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, तमीज के साथ रहेंगे, क्लास पढ़ेंगे। वो अलग बात है हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप नहीं दिखाएंगे। दैट वाज माय थिंकिंग, ये नॉर्मेटिव थिंकिंग थी मेरी। आई वॉज थिंकिंग यू शुड बिहेव नाइसली। लेकिन एक क्लास पढ़ाई, दूसरी क्लास पढ़ाई, तीसरी क्लास पढ़ाई, इस वक्त आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो मेरी एक्शन शो कर रहा है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनालिसिस को दे, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है। जो मैं आपसे जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आपसे सारे के सारे ऑप्शंस वापस छीन लेता हूँ ताकि आप कुछ कर नहीं पाते। अगर मैं आपको इजाजत दूंगा माइक अनम्यूट करने की, फिर वही वाली हरकतें करेंगे जो पहले कर रहे थे। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहले 3-4 क्लासेस में अजीब अजीब हरकतें की। और यहाँ पर अगर मैं सारी खोल देता हूँ ऑप्शंस और बगैर एनालिसिस किए कि पहले ये करते थे अब ये करेंगे, तो वो नॉर्मेटिव साइड की एग्जांपल हो जाएगी। कोई शक यहाँ तक? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है नॉर्मेटिव में, नॉर्मेटिव विदाउट एनी फैक्ट्स, और तेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अंदाजों पे चलती है, सिक्स सेंस पे चलती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चलती है। आप लोग अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते, मैंने आपसे छीन लिया आपकी बिहेवियर की वजह से। No one of you can unmute his or her mic. मुझसे मैसेज करके ये मत पूछे कि सर मैं बात करनी है, मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा तो बात करूंगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के में कोई प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि ये दोनों क्या होती हैं? ओके, आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, नॉन वर्बली, तो इट्स ओके। इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली नॉर्मेटिव साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए, जो हम सोच रहे होते हैं अपने हिसाब से कि ये होना चाहिए। लेकिन जब हम हालात को मद्देनजर देखकर, फैक्ट्स और फिगर्स को मद्देनजर देखकर, चीजों को एनालाइज करके फैसला करने की तरफ जाते हैं, तो फिर हम
ये नहीं कहते क्या होना चाहिए, ये होगा, फिर हम ये कहते हैं ये होता है, हम ये कहते हैं। सिंपली इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, गैस प्राइसेस आर टू हाई। वो मान लिया जी गैस प्राइसेस आर टू हाई, बहुत ज्यादा कीमत है पेट्रोल की या किसी भी चीज की। कितनी? टू, टू का मतलब बहुत ज्यादा, कितनी मतलब ये अंदाजा ही है, बहुत ज्यादा है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है। गैस जो आपकी पेट्रोल की कीमत 20 रुपए ज्यादा है। एनालाइज किया और आपने एनालाइज करके एक अमाउंट बताई, ये देखो जी क्वांटिटेटिव अमाउंट आ गई, फैक्ट्स के साथ अमाउंट आपने निकाली होगी, तो 20 रुपए ज्यादा प्राइस है पर लीटर ऑफ पेट्रोल। ये जो 20 रुपए वाली एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। और जो दूसरी वाली एग्जांपल है, गैस प्राइसेस आर टू हाई, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है या कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल जो है, बेसिकली वो एग्जांपल है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक प्रिंसिपल की। क्योंकि जब भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम अंदाजा लगा रहे होते हैं। अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में चीजों को नहीं देख रहे, हम टाइम की कीमत देख रहे हैं, टाइम क्या कॉस्ट देख रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा रहे होते हैं। अगर तो हम प्रॉपरली एनालाइज करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर फिर बताएं जी कि अगर अबरार हुसैन 1 घंटा लेक्चर लेने की बजाय 1 घंटा जाके कारोबार करेगा तो इतने एक्स्ट्रा पैसे बना सकता है, इतने एक्स्ट्रा पैसे, ज्यादा पैसे बना सकता है। ज्यादा पैसे बना सकता है का मतलब है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। कितने ज्यादा बना सकता है, यू पीपल डोंट नो। लेकिन अगर यही एनालिसिस करने के बाद आप कहें कि अबरार हुसैन 2000 रुपये एक्स्ट्रा बना सकता है अगर वो लेक्चर नहीं लेता और कोई दूसरा काम करता है, तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज किया, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? इस स्लाइड में कोई मसला है? इस स्लाइड में कोई मसला है? ओके, इंसेंटिव प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था। कौन जवाब देगा इंसेंटिव प्रिंसिपल होता क्या है? जिसको याद है इंसेंटिव प्रिंसिपल वो हाथ खड़ा करे बेटा। मैं 2 नंबर दूंगा इसके, जो मुझे इंसेंटिव प्रिंसिपल का जवाब देगा। जी का ना? जी का ना, बोलो। पर बेनिफिट टू पर्सन इंसेंटिव प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट का जो बेनिफिट होता है वो इंसेंटिव प्रिंसिपल है। दोबारा से बोलो बेटा। बेनिफिट टू ए पर्सन, बेनिफिट टू अ पर्सन इज, वो तो इंसेंटिव हो गया। बेनिफिट इज बेसिकली इंसेंटिव। प्रिंसिपल क्या कहता है? इंसेंटिव प्रिंसिपल क्या कहता है ये पूछ रहा हूँ। इंसेंटिव का मतलब होता है बेनिफिट। किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना उसके पास्ट को देखते हुए या उसके somehow you are right, but बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना टुवर्ड्स पर्टिकुलर चॉइसेस। ठीक है, अगर आप जो रैशनल पीपल हैं वो बेसिकली इंसेंटिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर बेनिफिट ज्यादा है तो आप वो चॉइसेस कर लेंगे, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो आप वो चॉइस ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर आप रैशनल पीपल होंगे तो इंसेंटिव प्रिंसिपल इस तरह काम करता है। इफ benefits are more than opting a choice or choosing a product or choosing or doing the activity is more than the cost, then definitely you will do that particular choice, you will do that particular task, you will perform that particular job। अगर उसके कॉस्ट ज्यादा होंगे, ये रैशनल पीपल की बात कर रहा हूँ, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा होंगी तो आप लोग
वो चॉइस, वो काम, वो एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर आप रैशनल नहीं है, हमें पता कैसे चलता है रैशनल नहीं होने का, कि आपको पता है कि ये काम करने से मेरा खर्चा ज्यादा आना है और इसका फायदा मुझे कम होना है, तो क्या आप फिर भी वो चीज चूज कर लेते हैं, वो काम करना पसंद करते हैं? तो इसका मतलब यू आर अ इररेशनल पर्सन, क्योंकि आप ज्यादा कीमत अदा कर रहे हो और उससे कम फायदा ले रहे हो। नॉर्मल लोग, रैशनल लोग ऐसे नहीं करते। जी अब्दुल्ला। बोलिए अब्दुल्ला। नहीं बोलना तो आगे चलते हैं। ये स्लाइड देख लीजिए। स्लाइड देख लें, अगर इसमें कोई मसला है तो बता दीजिए। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्लाइड? एग्जाम्पल पढ़िए बेटा। एग्जाम्पल में पूछता है कि वेटर अगर रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो उसको जो फिक्स्ड पे मिलती है पर आवर के हिसाब से वो $3 है, और जितनी भी टिप्स आएंगी उस वेटर को टिप्स मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी, वो ऑनर खुद रख लेगा। अगर ये दो सिनेरियो हैं, तो पहले वाले सिनेरियो में कि उसको कोई टिप नहीं मिलती, दूसरा वाला सिनेरियो कि वो अपने $3 पर आवर के हिसाब से पैसे भी ले ले और उसके बाद टिप्स भी ले ले। तो अब इन दोनों सिनेरियो में इंसेंटिव कौन कौन से होंगे? कौन जवाब देना चाहता है? जी मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। तो जी शायद इसमें इंसेंटिव जो फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि उसको जो उसको टोटल मिल रहा है, इनकम मिल रही है, पे मिल रही है, वो $3 ही है। इसके लिए इसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी टिप के लिए। बेटा जी पहले केस में जो इंसेंटिव होगा दैट वुड बी $3 पर आवर। अगर वो 10 घंटे काम करता है या 8 घंटे काम करता है तो उसको $24 मिलने ही मिलने, वो काम करे या ना करे। ठीक है, अच्छा काम करे या ना करे, बददिली से करे, मतलब वेटर है ना, उसने सर्व ही करना है ना, बददिली से सर्व करे, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर ना करे, क्योंकि उसको पता है इन्होंने जो टिप देनी है वो मुझे मिलनी ही नहीं है। मुझे वही तनख्वाह मिलनी है जो $3 के हिसाब से है। अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तभी मुझे 24 घंटे मिलेंगे, अगर मैं लोगों से अच्छा बिहेव करूंगा तब तब भी मुझे वही $24 मिलेगी। लेकिन दूसरे सिनेरियो में इंसेंटिव क्या होगा, $24 8 घंटे को तो मिलने मिलने हैं, लेकिन अगर वो लोगों को अच्छा सर्व करेगा तो वो जो टिप छोड़ के जाएंगे
वो उसकी अपनी जेब में जाएगी। तो ही विल प्रेफर दैट कि वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा सर्व करे इन फ्रंट पीपल, सो दैट ही कैन गेट मोर बेनिफिट बाय इन फॉर्म ऑफ टिप, क्योंकि इस दूसरे वाले सिनेरियो में टिप उसके अपने जेब में जा रही है। जी जी शाजिद। सर वो एग्जांपल में आपने कहा था ना कि टिप उसकी पॉकेट में नहीं जानी, यानी कि वो बेटा तो मैंने ऑनर दो को मिलेगा। सिनेरियो बताए, मेरी सिनेरियो बताए। पहले सॉरी सर, सिनेरियो वो मुझे में नहीं सही समझ नहीं टिप आया। उसकी हाँ ओके। जी दूसरे सर। सिनेरियो में तो फर्क क्या आएगा, उसके बिहेवियर पे फर्क आ जाएगा। इंसेंटिव चेंज हुआ, बिहेवियर टुवर्ड्स द टास्क, टुवर्ड द जॉब, टुवर्ड द एक्टिविटी, टुवर्ड द चॉइस चेंज होना शुरू हो गया। पहले सिनेरियो के अंदर टिप उसके पास नहीं जा रही थी, वो बददिली से सर्व कर रहा था, क्योंकि उसको पता था 1 रुपये टिप मिले या 10 रुपये टिप मिले, वो तो ओनर ने रख लेनी, मुझे तो सिर्फ वही $24 गिन के देने हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जिसमें टिप भी उसको मिलनी है और $24 8 घंटों के दिन के मिलने हैं, तो अब वो यही कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा मुझे टिप मिले। तो इस कोशिश के अंदर क्योंकि इंसेंटिव उसको ज्यादा मिल रहा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से सर्व करने की कोशिश करेगा जितने भी मेहमान आएंगे, ठीक है। इफ योर प्रोफेसर, ये एग्जांपल आपके आपके ऊपर फिट होती है। योर प्रोफेसर सेज ऑन द फर्स्ट डे दैट एवरीवन इज गेटिंग एन ए इन द क्लास, आपका इंसेंटिव क्या है बताइए, कौन बताएगा। इस केस में आपका इंसेंटिव क्या होगा। जी हरून। सर इंसेंटिव ये होगा कि हम सब क्लास ज्वाइन करें, हमें सिर्फ क्लास ज्वाइन करें ए मिल जाएगा। आपका जवाब गलत हुआ। आपको कह दिया गया है कि आप सबको ए मिलेगा अगर आप, अब इसकी बैकएंड को देखें ना, इंसेंटिव मैक्सिमम इंसेंटिव इज ए, दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस बेटा। ये नहीं है कि एक बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं ए किसी को देख भी ना जाऊँ, या आपका प्रोफेसर किसी को ए दे ना, लेकिन ए मिलेगा का मतलब है परफॉर्म एज मच एज गुड यू कैन, यू विल गेट एन ए। जी क्लियर ये स्लाइड। सो इंसेंटिव आपको ए दिखाया और बदले में आपको कहा कि जितना अच्छा काम कर सकते हो, जितना अच्छा बिहेव कर सकते हो करो, तो मैं आपको ए दे दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी गंद घोलते रहे और आपका टीचर जो है वो आपको ए दे देगा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है जो आपकी स्लाइड में लिखी हुई है। जिस तरह सलमान हो गया बंक करता है और लोग हो गए, इनको तो नहीं देना बनता फिर। और ये जो कुछ अजीब अजीब मैसेज कर रहे थे उनको तो ये देना नहीं ना बनता। बोलो बोलो जी हाँ। सर फिर ये साथ उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए था कि आपको बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा, उसने कहा कि सिर्फ वो ए इज ऑलवेज अ ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ए क्यों मिलेगा, ए हर एक को पता, दैट इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट। जब भी आपका रिजल्ट मिलता है इस स्टेटमेंट के अंदर ए मिलेगा, एवरीवन इज गेटिंग ए इन द क्लास। अगर चलो एक स्टेटमेंट मैं देता हूँ, I don't have any problem to give you A plus until and unless you make me not to give you। अब इसका क्या मतलब है, ये उसी स्टेटमेंट I am willing to give A plus to everyone until you people you people make me not to give you। स्टेटमेंट यही होगी ना। आप बताओ इंसेंटिव क्या है आप। सर अब हम फिर बुरा बिहेव करेंगे। क्यों सर क्योंकि आपने कहा है कि अगर आप मुझे इस तरह बिहेव करोगे, मेक मी नॉट, आपको कहेंगे कि आप हमें ना ए दें, तो यही तो स्टेटमेंट थी कि तभी आप हमें ए देंगे। मैं तुम सबको ए दूंगा जब तक मजबूर नहीं कर देते ए ना देने का। यस सर। मजबूर कब करेंगे, तो मजबूर तब कब करेंगे, अपने रवैये से, अपने काम करने से। ये स्टेटमेंट यहाँ ए इज अ ग्रेडिंग क्राइटेरिया, जिसके सेट पैटर्न आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये इकोनॉमिक की किताब लिखने वाले को भी पता है जिसने ये एग्जाम्पल लिखी है। आपको मैक्सिमम इंसेंटिव मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो इंसेंटिव लेने के लिए
आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिस तरह वो ऊपर टिप वाली यस एग्जांपल में जितनी अच्छी सर्विस दोगे उतने ज्यादा टिप मिलने के चांसेस हो जाएंगे। एग्रीड और नॉट? यस सर, ओके नीचे सर, वाली एग्जांपल यस सर, में प्रोफेसर वाले एग्जांपल के अंदर जितना ज्यादा अच्छा करोगे उतना ज्यादा अच्छा ग्रेड मिलेगा। ए से ऊपर कुछ है नहीं हमारे ग्रेट, पास। ठीक है यस सर, ओके सर, यस सर। जी। 237 जी बोलो बेटा। सर सर ए प्लस नहीं मिल सकता, हम जितनी मर्जी कोशिश करते हो ए प्लस नहीं मिलेगा। ए प्लस क्यों नहीं मिलेगा मतलब? अरे हम अगर ज्यादा कोशिश कर रहे हैं तो हम सही है, के प्लस है ही नहीं है। आधा कॉस्ट का। आप मुझे नहीं पता आपका ग्रेडिंग यहाँ पे इस एग्जांपल में ये जो स्क्रीन आ रही है उसको बाहर ए प्लस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उसने इंग्लैंड ये जो यूएसए वाले राइटर है उसने ए ही लिखा है। आपका ए प्लस है? आपका ए प्लस है मुझे ये बताओ पहले। पता नहीं भाई आपका मैसेज। मैक्सिमम पता नहीं ए ही है 85 से जितने भी नंबर ज्यादा लेते हो ए और ए माइनस है आपका। और वैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए, आप अपने ऊपर क्यों लगा रहे हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में बांटी है, मैंने पहले भी शुरू किया था जब मैंने आपको ये क्लास पढ़ाना शुरू की थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पर अगर आप चीजों को स्टडी करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स चलाएगा, और अगर बड़े लेवल पर स्टडी करोगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स चलाएगा। अगर मेरी इनकम, मेरा बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अबरार हुसैन का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो टुवर्ड्स चूजिंग द अल्टरनेटिव्स टू फुलफिल इट्स चॉइस, तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप पूरे मूवी वाइज बड़ी यूनिट का बिहेवियर, मुल्क कैसे बिहेव कर रहा है अल्टरनेटिव को चूज करने, क्योंकि मुल्क मुल्क के भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना। अल्टरनेटिव को चूज करते हुए कि कौन सा अल्टरनेटिव प्रेफर करता है, कौन सा अल्टरनेटिव को छोड़ता है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एक और बात, आपका विजन मैटर करता है कि आपके लिए छोटी चीज क्या है और बड़ी चीज क्या है। अगर अबरार हुसैन एज ए इंडिविजुअल देखोगे और एक ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, अब इन दोनों में आपका व्यू क्या है? एक एक बंदा और एक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में माइक्रो अबरार हुसैन की स्टडी हो जाएगी, बिहेवियर ऑफ अबरार हुसैन। और वाइज अगर आप देखना चाहोगे तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द चूजिंग द अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वो मैक्रो हो जाएगी। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री की बात करोगे, आप इस व्यू पॉइंट से देख रहे हो, तो इन दोनों हिसाब इस दोनों के सामने इस हिसाब से इन दोनों में ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी और कंट्री मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? जब आप माइक्रो की बात कर रहे होते हो ना, तो आप इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहे होते हो, कितने घर का सामान लाने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जब हम कंट्री लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, बड़े बड़े ये जो मैक्रो फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन, क्योंकि कंट्री पूरे कंट्री में कीमतें बढ़ रही हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन। पूरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे मुल्क में, पूरा मुल्क द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए हम कहते हैं कि ये मैक्रो फैक्टर्स हैं। पूरा मुल्क ग्रो कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है कि अबरार हुसैन रोज से रोज, या आप लोग जो भी है हमारे CR आप रोज से रोज तरक्की करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन मुल्क ग्रो नहीं कर रहा। अगर हम आपको स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। यस, ये एक सायरा बतूल ने अच्छा जवाब मुझे दिया है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ए ग्रेड लेने के लिए, क्योंकि हम, हाँ, ताकि हम मैक्सिमम इंसेंटिव अचीव कर सकें। दैट इज अ गुड आंसर। तो बेटा क्लास खत्म होने वाली, तो अब मैं क्या करूँ, पढ़ाने तो दो, करी जाओ मैसेज।
बेटा ये जो बातें लिखी हुई है ना, अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट, ये सारी ऊपर में बताया जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, ये 3 स्लाइड में, मतलब इस चैप्टर में इसने जो जो बताया हुआ है वो लिख दिया। यहाँ तक तो मत ये देख लें, ये वाली स्लाइड देख लें, अगर कुछ पूछना है तो इसको इसमें से पूछ लें। जी अब्दुल्ला। सर माइक्रो और मैक्रो का दोबारा समझा दें सर, उसकी मुझे समझ नहीं आई थी, नेट बहुत स्लो था मेरा, आवाज बहुत कट रही थी। चल दोबारा सुन। छोटे लेवल पे अगर आप देख रहे हो, छोटे यूनिट का बिहेवियर टूवर्ड्स fulfilling its needs and wants by their limited या scarce resources is called microeconomics। जो कि हम छोटे यूनिट का बिहेवियर देख रहे हैं। बड़े यूनिट का बिहेवियर अगर आप स्टडी कर रहे हो टू फुलफिल इट देयर नीड्स एंड वांट्स विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वो कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये डिपेंड करता है आपके लिए छोटा यूनिट क्या है और बड़ा यूनिट क्या है। अगर एक बंदा है और एक कंपनी है, सिर्फ आप ये दोनों कर रहे हैं और मुल्क, बंदे का बिहेवियर स्टडी बंदा बिहेवियर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मुल्क का बिहेवियर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑर्गेनाइजेशन और मुल्क, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स, और कंट्री का जो बिहेवियर है टू फुलफिल इट्स नीड्स एंड वांट्स, लिमिटेड अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, वो आप सबको समझ आ गई होगी। जी आपके माइक से फिर से वैसी आवाज आ रही